तो अब हम यहाँ केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस चैप्टर के कुछ और नए कंसेप्ट को देखेंगे। अभी हम पढ़ेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन। इस कोलॉइडल सॉल्यूशन को कोलॉइड्स भी कहते हैं, COLLOID, कोलॉइड्स। तो इसके पहले हमने जो सॉल्यूशंस पढ़ा था वो थे ट्रू सॉल्यूशंस। ट्रू सॉल्यूशंस का क्या फीचर होता है, यहाँ पर लिखता हूँ, ट्रू सॉल्यूशन। इस ट्रू सॉल्यूशन में जो हमने जो इसके पहले अभी तक जो भी पढ़ा था, हमारे जो मिक्सचर थे वो होमोजीनियस थे, होमोजीनियस मिक्सचर थे। और होमोजीनियस मिक्सचर मतलब पता है कि इनमें जो भी मैं मिलाया हूँ बिल्कुल अच्छे से एक दूसरे में मिल गए। मैं अलग से कहीं नहीं देख सकता कि यहाँ पर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और कोई दूसरे जगह पे सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिल्कुल समान समान। तो ऐसे एक मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो हमारा ट्रू सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर था। साथ में इनमें जो पार्टिकल्स थे, किनके पार्टिकल्स, जो सॉल्यूट में ऐड कर रहा हूँ उनके जो पार्टिकल्स थे वो काफ़ी स्मॉल साइज़ के थे। स्मॉल साइज़, काफ़ी स्मॉल साइज़ मतलब लेस देन 1 नैनोमीटर, इस साइज के पार्टिकल्स थे। अब हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे, और एक बात यहाँ पर दो कंपोनेंट थे। सो एक सॉल्वेंट होता है जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, और दूसरे होते हैं सॉल्यूट जो कम क्वांटिटी में होते हैं, उसे मैं ऐड करता हूँ। अभी सॉल्यूट हमारा एक या एक से अधिक भी हो सकता था। अगर हमारा एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट है तो हमारे दो चीज़ मिलकर एक बाइनरी सॉल्यूशन बना है। वेयर एज अगर हमारा एक सॉल्वेंट है और दो सॉल्यूट है, जैसे कि मैंने पानी में शुगर भी ऐड कर दिया है और सॉल्ट भी ऐड कर दिया है, तो हमारे दो सॉल्यूट हो गए, एक सॉल्वेंट है, तो ये फिर एक टर्नरी सॉल्यूशन बन गया। तो ऐसे ही है कि हरदम हमारा एक सॉल्वेंट होता था और सॉल्यूट जो है वो एक भी हो सकते थे और दो भी हो सकते थे और तीन भी हो सकते थे, ऐसे ये सारी बातें हैं। अब कोलाइडल सॉल्यूशन में आते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइड्स जिसे हम पढ़ रहे हैं, जिसे मैंने कहा शुरू में ही कि एक नया टॉपिक है, ये हमारे ट्रू सॉल्यूशन जो हमने इसके पहले पढ़ा है उससे ये कैसे अलग है ये देखते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी जो है कोलाइडल सॉल्यूशन का, या कोई भी सॉल्यूशन को कोलाइडल सॉल्यूशन बनने में, वो है इनका हेट्रोजीनियस मिक्सचर का नेचर। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है पार्टिकल इस सॉल्यूशन के अंदर। कहीं पर पार्टिकल्स के कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होंगे, कहीं पे इस पार्टिकल के कॉन्सेंट्रेशन कम होंगे। मैं किसकी पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, ये सॉल्यूट के पार्टिकल की। सॉल्वेंट में जब मैं सॉल्यूट मिलाकर कोई चीज़ डालकर कोई चीज़ से इसे स्टीर कर रहा हूँ, तो हमारा जो सॉल्यूट का पार्टिकल है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है सॉल्वेंट में। कहीं पर ज़्यादा संख्या में है और कहीं पर किसी एक कोने में कम संख्या में। ऐसा एक मिक्सचर है, इसी तो हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये एक समझ आया। दूसरी बात, इनमें जो पार्टिकल्स है उनका साइज काफ़ी बड़ा होगा। पार्टिकल्स के जो साइज है वो लार्ज होते हैं, लार्ज साइज। अब काफ़ी बड़ा मतलब कितना, इन दी रेंज ऑफ 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। देखिए यहाँ के पार्टिकल तो 1 नैनोमीटर से भी छोटे थे, और यहाँ पर पार्टिकल 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक है, मतलब कि ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स बड़े हैं इनके पार्टिकल्स। तो कोलाइडल में ये इसलिए ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी बनाते हैं, बिल्कुल अच्छे से पानी में या सॉल्वेंट में इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते, क्योंकि पार्टिकल के साइज़ बड़े हैं। कहीं पर ज़्यादा पार्टिकल हो जाता है, कहीं पर थोड़ा कम पार्टिकल रह जाता है। तो ये एक होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। अगर आप सैंड को समझिए कि सैंड या मड को मैं लेकर अगर पानी में इसे डिजॉल्व करने की कोशिश करूँ, तो क्या सैंड हर जगह इवनली पानी में रह सकता है? जब तक मैं स्टीर कर रहा हूँ तब भी सैंड के जो पार्टिकल्स हैं किसी एक कोने में ज़्यादा दिखेंगे, किसी एक कोने में कम दिखेंगे, ऐसे। और जब मैं इसे स्टीर करना या घुमाना छोड़ दूंगा तो थोड़े देर में ही, बिकॉज कि वो पार्टिकल्स के साइज़ बहुत बड़े हैं, वो ग्रेविटी के कारण ही थोड़ी देर में जाकर नीचे में डिपॉजिट हो जाएंगे। और इसे डिपॉजिट को हम
प्रिसिपिटेट भी कहते हैं या सस्पेंड भी कहते हैं, तो वो जाकर नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, कोलाइडल में ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि ये पार्टिकल्स उतने भी बड़े नहीं हैं जितने सैंड के पार्टिकल्स बड़े, तो ये ग्रेविटी के कारण जो नीचे आकर डिपॉजिट हो जाएंगे या प्रेसिपिटेट हो जाएंगे या सस्पेंड हो जाएंगे, ये तीनों वर्ड एक ही मतलब बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता इनमें, इसलिए पार्टिकल्स सॉल्वेंट में ही घूमते रहते हैं इधर उधर, लेकिन कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन इनके साइज जो है रिलेटिवली 1000 टाइम्स आप देख सकते हैं बड़े हैं, लेकिन अगर डिपॉजिट हो जाने जैसा भी बड़े नहीं है। तो जो डिपॉजिट हो जाने वाले सॉल्यूशन होंगे उसे हम कहते हैं सस्पेंशन। ठीक है, वो एक और टाइप है सस्पेंशन। यहाँ पर तो पार्टिकल्स की जो साइज है वो 1000 नैनोमीटर से भी बड़े हैं, पार्टिकल साइज मोर देन 1000 नैनोमीटर। और ये इनमें क्या देखने को मिलता है, प्रिसिपिटेशन देखने को मिलता है। प्रिसिपिटेशन मतलब वही कि नीचे जाकर डिपॉजिट हो जाना, या आप इसे कह सकते हैं डिपॉजिट, या इसे आप कह सकते हैं सस्पेंड। तो हमारे पार्टिकल्स जो है वो जार के या बीकर के नीचे जाकर सस्पेंड हो जाते हैं, तो ये सारे इसे हम सस्पेंशन कहते हैं। और ये कोलाइडल जो है इनके बीच का है, यहाँ पर सस्पेंड नहीं होता, लेकिन पार्टिकल्स के साइज जो है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक है, और ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ऑब्वियसली सस्पेंशन जो होंगे वो भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे। तो थोड़ा थोड़ा एक आइडिया हो रहा है कि ये 3 टाइप की चीज़ है, तीनों में यही डिफरेंस है पार्टिकल्स के साइज के, जो मेन डिफरेंस है। और होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, यही मेन डिफरेंस है। ओके, और यहाँ पर एक बात कहते हैं, जैसे यहाँ पर जिसमें घुल रहा है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, जिसे मैं डिजॉल्व कर रहा हूँ उसे सॉल्यूट कहता हूँ। यहाँ पर उनका नाम थोड़ा अलग है, यहाँ पर नाम है डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन DISPERSION, डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, जो जस्ट मैं लिखने के लिए कह रहा हूँ सॉल्वेंट के इक्विवेलेंट है, सॉल्वेंट नहीं कह सकते, ये सॉल्वेंट की इक्विवेलेंट है। अगर ये सॉल्यूशन के नज़रिए से सोचे तो एक तरीके का सॉल्वेंट है, और दूसरे का नाम है डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज, ये सॉल्यूट के इक्विवेलेंट है। क्या मतलब हो रहा है डिस्पर्सन और डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज का? एक मीडियम है जिसमें डिस्पर्सन होगा, डिस्पर्सन मतलब ऐसे फैलकर इधर उधर रहना, डिस्पर्स होकर, तो एक मीडियम है जिसमें डिस्पर्सन होगा, तो दैट मीडियम इज कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम, मीडियम। और जो चीज़ इसमें डिस्पर्स है मतलब इधर उधर ऐसे फैलकर है, उसे हम कहेंगे डिस्पर्स्ड फेज, जो ऑलरेडी डिस्पर्स्ड है फेज। अब ये फेज इसलिए कह रहे हैं कि ये डिस्पर्स जो है वो सॉलिड के पार्टिकल्स हो सकते हैं, गैस के पार्टिकल्स हो सकते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। जैसे हमने सॉल्यूशन में देखा था कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि सॉल्वेंट या सॉलिड लिक्विड ही हो, ये सॉल्वेंट हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। वैसे ही हमारा सॉलिड भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। यहाँ पर हमने देखा था और इसके एग्जाम्पल्स भी देखे थे। जैसे कि सॉलिड का सॉलिड में भी एक सॉल्यूशन बनता है जिसे हम कहते हैं ब्रास, जहाँ पर दो मेटल्स को मिलाकर, दो सॉलिड को मिलाकर मैं एक ब्रास को बना रहा हूँ, एक एलॉय बना रहा हूँ। वैसे यहाँ भी हमारे ये जो डिस्पर्सन मीडियम है ये भी सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकते हैं। ये हमारा डिस्पर्स्ड फेज जो है वो भी सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकते हैं। तो सब कुछ एक जैसा है, सिर्फ डिफरेंस यही है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे इनमें पार्टिकल्स। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन किधर ज़्यादा है किधर कम है। और इनके पार्टिकल्स के साइज छोटे छोटे हैं, इनके पार्टिकल्स के साइज काफ़ी बड़े हैं, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि वो जाकर डिपॉजिट हो जाए या सस्पेंड हो जाए नीचे, या प्रेसिपिटेशन या प्रेसिपिटेट हो जाए नीचे। तो ये हमने कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग गैदर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने
कुछ डिफरेंस बताए हैं ट्रू सॉल्यूशंस के, कोलाइडल सॉल्यूशन के और सस्पेंशन के। तो ट्रू सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस है, सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस है। ट्रू सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे हैं। इनका प्रॉपर्टी ये है कोलाइडल सॉल्यूशन की कि इनके पार्टिकल्स जो है 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में ही रेंज करेंगे, साइज रेडियस ये। और ये हमारे जो सस्पेंशन है उनके पार्टिकल्स 1000 नैनोमीटर से भी बड़े होंगे। ये जो ट्रू सॉल्यूशन है वो ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन, मतलब ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर तो हमने पढ़ा है, इनके बारे में जानते हैं हमने। तो इस ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर से अगर मैं सॉल्ट का एक सॉल्यूशन तैयार कर लूँ तो ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर से क्या मैं सॉल्ट को अलग कर सकता हूँ सॉल्यूशन से? नहीं कर सकता। वो सॉल्ट्स भी इस फिल्टर पेपर के थ्रू निकल कर पास हो जाएंगे। तो ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन से तो मैं इसे सॉल्यूशन को सेपरेट नहीं कर सकता। कोलाइडल में भी ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकता, लेकिन सस्पेंशन में कर सकता हूँ। जैसे कि सैंड पार्टिकल्स होंगे तो हमारे ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से सेपरेट हो जाएंगे। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में ही मैं कुछ प्रोसेस कर कर उनमें कुछ अलग से कुछ ऐसा काम करता हूँ कि इनके जो छेद होते हैं, जो पोर्स होते हैं, वो और छोटे छोटे हो जाएंगे। वो प्रोसेस के बारे में हम इसी चैप्टर में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऐसे काम करने के बाद इनके जो पोर्स है वो और छोटे स्मॉल हो जाते हैं। उस कंडीशन में उसे हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर कहते हैं। तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज़ करके भी ट्रू सॉल्यूशन से मैं सॉल्यूट को अलग नहीं कर सकता, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में कर सकता हूँ क्योंकि इनके साइज़ तो बड़े हैं कंपेयर टू इनके साइज़, तो इससे कर सकते हैं। और सस्पेंशन में तो वो ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन से ही हो जाता है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो बिल्कुल होंगे अलग। और इनका जो नेचर है ये ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। क्यों है? क्योंकि अगर मैं सॉल्ट इसमें डाल भी दूँ तो सॉल्ट के पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वाटर के साथ घुल जाते हैं और मुझे पूरा वाटर ट्रांसपेरेंट दिखता है। लेकिन अगर मैं मड डाल दूँ, अगर मैं सैंड डाल दूँ, तो सैंड के पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं, वो लाइट को पास नहीं करने देते इधर से उधर, तो मुझे क्या है वो पूरा सॉल्यूशन ओपेक दिखता है। और ये कोलाइडल सॉल्यूशन जो है ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट और ओपेक के बीच का कोई जगह पे ये है, क्योंकि इनका पार्टिकल साइज भी मीडियम है इसलिए। और ये पार्टिकल सेटल नहीं करते, इनके ऐसे नीचे आकर नहीं सेटल करते, जिसे हम कहते हैं सस्पेंशन या डिपॉजिट या प्रिसिपिटेशन नहीं होता इनमें। इनमें होता है लेकिन स्पेशल केस में। कब? अगर मैं सेंट्रीफ्यूगेशन करूँ। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब अगर मैं इस सॉल्यूशन को पकड़ कर गोल 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 बहुत घुमाऊँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जब दूध या मिल्क है उसे अगर मैं बहुत ज़्यादा स्टीर करूँगा, सेंट्रीफ्यूगेशन होगा उनमें, तो उस मिल्क में से फैट पोर्शन जो है वो अलग होकर सेटल हो सकते हैं। तो वो एक तरीका है, स्पेशल केस है, जैसे जब वो सेटल होंगे। साधारणतः वो नॉर्मल कंडीशन सेटल नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर ये ग्रेविटी के अंदर ही, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी यहाँ के पार्टिकल सेटल हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े हैं, ये किसी भी हाल में सेटल नहीं होंगे। और यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर सेटल हो सकता है। फिर एक टिंडल इफेक्ट है, हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है, हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट दिखाता है, और सस्पेंशन भी टिंडल इफेक्ट दिखाता है। ब्राउनियन मूवमेंट भी एक प्रॉपर्टी है, ये भी पढ़ेंगे। जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन नो ब्राउनियन मूवमेंट इज फाउंड, ब्राउनियन मूवमेंट। और कोलाइडल सॉल्यूशन में ब्राउनियन मूवमेंट होते हैं और सस्पेंशन में फिर से ब्राउनियन मूवमेंट नहीं होते। तो ये ब्राउनियन मूवमेंट जो है ये एक्सक्लूसिवली फॉर कोलाइडल सॉल्यूशन है। इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए अब हम यहाँ कोलाइड्स या कोलाइडल सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। क्लासिफिकेशन में भी हम 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला तरीका है कि हम क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम। तो जब एक सॉल्यूशन बन रहा है तो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे कर रहा हूँ? ये जो डिस्पर्सन मीडियम है, ये जो सॉल्वेंट है, मतलब सॉल्वेंट के इक्विवेलेंट, ये जो डिस्पर्सन मीडियम है इनका, और जो मैं अलग से इसमें डाल रहा हूँ डिस्पर्स्ड फेज, जो ऐसे बड़े बड़े होकर इधर उधर रहेंगे, वो इन दोनों मीडियम के बीच में ये जो हमारा डिस्पर्सन मीडियम और ये हमारा जो डिस्पर्स्ड फेज, इनके बीच में कैसा इंटरेक्शन है? अब इंटरेक्शन का क्या मतलब है
कि वो एक दूसरे के संग अच्छे बॉन्ड बना रहे हैं कि ये एक दूसरे के संग अच्छे बॉन्ड नहीं बना रहे, अलग अलग रहना चाह रहे हैं। तो अगर ये नाम से ही ऐसा है कि लायोफिलिक, फिलिक मतलब होता है अफेक्शन कह सकते हैं या अट्रैक्शन कह सकते हैं, लव कह सकते हैं। मतलब कि ये दोनों, ये जो हमारे डिस्पर्स्ड फेज है और ये जो डिस्पर्सन मीडियम है एक दूसरे के संग अच्छे से कॉम्पिटिबल है, कॉम्बाइन होकर बॉन्ड बनाकर रह रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे लायोफिलिक। वहीं हम लायोफोबिक मतलब है कि ये एक दूसरे के संग कॉम्पिटिबल नहीं है। मैंने डाल दिया है इस सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेज को, डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स फेज को डाल दिया है, लेकिन वो उनके संग अच्छे से कॉम्बाइन नहीं हो रहे, सॉल्यूशन नहीं बना रहे। इनका लायोफिलिक का बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अगर मैं वाटर में ऑयल डाल दूँ तो मैं वाटर में ऑयल डालकर एक स्पून से उसे मिक्स भी कर सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, जब तक स्टीर हो रहा है लगेगा कि हाँ हमारा वाटर और ऑयल मिक्स हो गया। लेकिन जैसे ही मैं स्टीर बंद करूँगा, इसे घुमाना बंद करूँगा, थोड़ी देर बाद ही देखूँगा कि सारे ऑयल एक तरफ आकर इकट्ठा हो गए ऊपर पर और नीचे वाटर है। इसका मतलब क्या है कि ये ऑयल हमेशा अपने में ही रहना चाह रहे हैं, उनके बीच में बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है। वाटर अपने में रहना चाह रहे हैं, उनके बीच में भी बॉन्ड अच्छा स्ट्रांग है। लेकिन ऑयल और वाटर के बीच का जो बॉन्ड है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए ये सॉल्यूशन नहीं बनाना चाह रहे। तो इसे हम कहते हैं लायोफोबिक सॉल्यूशन। अब लायोफोबिक सॉल्यूशन जब नहीं बनाना चाह रहे तो भी बन सकता है, कुछ स्पेशल कंडीशन से हम ऐसे सॉल्यूशन बनाते हैं जो हम स्टडी करेंगे थोड़ी देर में कि लायोफिलिक सॉल्यूशन भी बनाते हैं और लायोफोबिक सॉल्यूशन। और लायोफिलिक में वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो ये एग्जांपल हुआ हमारे लायोफिलिक, डिटेल हुआ हमारे लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल्यूशंस के। इसके बारे में और पढ़ेंगे हम। उसके बाद है बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। वही बात है कि ये हमारा जो डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सन मीडियम है ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, इसके ऊपर। और ये वाला भी हमारा जो डिस्पर्स फेज है ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, इसके ऊपर। तो एक एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि ये सॉलिड और ये सॉलिड, ये सॉलिड और ये लिक्विड, ये सॉलिड और ये गैस। तो क्या क्या एग्जाम्पल्स होंगे वो भी हम देखेंगे इसमें। टोटल यहाँ पर हमें 8 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, 8 टाइप्स लिख देता हूँ। अब होना तो 9 टाइप्स चाहिए था, यहाँ पर हर एक से करे तो 3 × 3 9, लेकिन 8 टाइप्स है। वो 9th टाइप क्यों नहीं है वो भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर है कि बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, ये जो डिस्पर्स्ड फेज की जो पार्टिकल्स है उनके टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि ये सॉल्यूशन कैसा होगा। एक वैरायटी है मल्टी मॉलिक्यूलर मतलब कि ये जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं जिनका साइज़ कितना होना चाहिए, 1 से 1000 नैनोमीटर, तभी तो ये कोलाइड्स के अंदर आएंगे या कोलाइडर सॉल्यूशन के अंदर आएंगे। तो ये साइज ऑफ पार्टिकल बन कैसे रहा है वही बता रहे हैं कि बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल कैसा बना। ये पार्टिकल बना है छोटे मल्टी मॉलिक्यूलर, मतलब छोटे छोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को इसमें जोड़ा गया है, तब जाकर ये इतना बड़ा एक मॉलिक्यूल साइज का पार्टिकल बना है। तो बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़कर आपस में एक बड़ा पार्टिकल बनाए हैं, तो इसे हम कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर। मैक्रो मॉलिक्यूलर मतलब कि हमारा एक ही मॉलिक्यूल है जो काफ़ी बड़ा है, जो ये 1000 नैनोमीटर के रेंज में आ जा रहा है। जैसे इनका एग्जांपल हो सकता है हमारा पॉलीमर का मॉलिक्यूल, पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं। फिर प्रोटीन के मॉलिक्यूल, स्टार्च के मॉलिक्यूल, ये सब मॉलिक्यूल खुद में काफ़ी बड़े होते हैं। तो ये सारे हो गए हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर आ रहे हैं। मल्टी मॉलिक्यूल मतलब कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो जुड़कर एक बड़े पार्टिकल बनाए हैं, तो वो हो गए मल्टी मॉलिक्यूल। और एक है एसोसिएटेड कोलाइड्स, ये थोड़ा स्पेशल केस है, इसके बारे में तो पूरा ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ भी क्या हो रहा है कि ये अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में और अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग नेचर दिखाते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। तो यहाँ पर हम ये वाले बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम 8 टाइप्स ऑफ कोलाइड्स होते हैं या कोलाइडर सॉल्यूशन होते हैं, उसे हम देखना चाह रहे हैं। तो हमने वही काम किया है, एक तरफ डिस्पर्स्ड फेज जो है हमारा, ये डिस्पर्स्ड फेज जो हम डालेंगे इनमें,
वो सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस गैस। और दूसरी तरफ हमारा डिस्पर्सन मीडियम, ये जो मीडियम है वो भी सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, ऐसे कर कर चला है। तो हम देखते हैं सॉलिड में जब सॉलिड को डिस्पर्स करेंगे तो इसे हम कहते हैं सॉलिड सोल्स। एग्जाम्पल्स है मिनरल या जेम स्टोन। जेम स्टोन हम पता है जो हाथों में पहनते हैं स्टोन्स, वो जेम स्टोन सॉलिड में सॉलिड डिस्पर्स्ड है, मतलब मीडियम भी सॉलिड है और उसमें डाला गया भी सॉलिड है, लेकिन वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं, मतलब कि इसमें जो डिस्पर्स्ड फेज है उनके पार्टिकल्स के साइज काफ़ी बड़े हैं। तो जैसे सॉलिड सॉलिड मिलकर ब्रास भी बनाते हैं, लेकिन वो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है, तो इसलिए वो सॉल्यूशन में आता है। यहाँ पर सॉलिड सॉलिड मिलकर सॉलिड सोल बना रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल्स जो है उनके साइज बड़े हैं, एज वेल एज पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, ये इसलिए इसे हम सॉलिड सोल कह रहे हैं। यही मेन डिफरेंस है हमारे सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन कह ले, ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में। तो एक एग्जांपल इन्हें हम कहते हैं सॉलिड सोल, इनके एग्जांपल्स है मिनरल्स एंड जेमस्टोन्स। अब लिक्विड में अगर सॉलिड डाला जाए तो इसे कहते हैं सोल्स। जैसे कि पेंट, जो हम दीवारों पे पेंट लगाते हैं वो लिक्विड इन नेचर है, और उनमें जो डाई है, जो कलर मिल रहा है, वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे। तो लिक्विड में सॉलिड मिलाया गया है, इसलिए ये पेंट बन रहे हैं। या सेल फ्लूइड्स, हमारे बॉडी के अंदर सेल के अंदर जो फ्लूइड्स है वो भी इसी टाइप के है कि फ्लूइड है और उनमें कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स है। कौन से सॉलिड के बड़े बड़े पार्टिकल्स है? वो वाले हैं ये मैक्रोमोलिक्यूल्स के, कुछ प्रोटीन्स के पार्टिकल्स है, कुछ स्टार्च के पार्टिकल्स है, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि लिक्विड में सॉलिड मिला हुआ है। एग्जाम्पल ये सेल फ्लूइड। फिर मडी वाटर भी इनका एग्जाम्पल, इसे हम सोल कहते हैं। फिर गैस में सॉलिड मिले होंगे, गैस हमारा डिस्पर्सन मीडियम है, इनमें सॉलिड मिला है, तो इसे हम कहते हैं एरोसोल ऑफ सॉलिड्स। एरोसोल ऑफ सॉलिड, ये सोल, ये एरोसोल मतलब एयर का सोल है, ऑफ सॉलिड जिसमें सॉलिड मिला हुआ है। ये जैसे कि स्मोक गैस है, उसमें सॉलिड्स के कुछ पार्टिकल्स है। डस्ट स्टॉर्म, जब धूल मिट्टी की आंधी चलती है तो वहाँ भी गैस में सॉलिड पूरे मिले होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बन रहा है। अब सॉलिड के अंदर लिक्विड मिला है, एग्जाम्पल है जेल। तो हम जो जेली बटर चीज़ जो खा रहे हैं वो सारे सॉलिड है, जिनके अंदर लिक्विड के छोटे छोटे पार्टिकल्स है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो पार्टिकल्स के जो साइज है 1 से 1000 नैनोमीटर तक है। फिर है लिक्विड इन लिक्विड, इमल्सन इसे कहते हैं। जैसे कि मिल्क एक इमल्सन है, लिक्विड में लिक्विड मिला है, तो एक कौन सा लिक्विड में कौन सा वाटर में ऑयल मिला है, मिल्क यही है, वाटर में ऑयल का मिक्सचर, ऑयल कह सकते हैं फैट, तो वाटर में फैट का मिक्सचर, यही एक मिल्क है, इमल्सन कहते हैं। ऐसे मेडिसिन भी कुछ बनते हैं, इमल्सन कहते हैं। गैस में लिक्विड मिला दिया गया, इसे कहते हैं एरोसोल ऑफ लिक्विड। ये था ना, गैस में सॉलिड मिला दिया गया, एरोसोल ऑफ सॉलिड्स, गैस में लिक्विड मिला दिया गया, एरोसोल ऑफ लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल फॉग, मिस्ट, क्लाउड, ये सारे में ही गैस है जिनमें लिक्विड के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर सॉलिड में गैस मिला दिया गया है, तो इसे कहते हैं सॉलिड फोम। अब ये फोम कैसा हो सकता है? रबर। रबर क्या है? सॉलिड के पार्टिकल्स है बहुत सारे, उनमें गैस है, इसलिए वो थोड़ा फ्लफ़ी है, नर्म हो जाता है, क्योंकि सॉलिड है, उनके बीच बीच में जो जगह है वहाँ पर गैस के पार्टिकल्स है। तो फॉर एग्जांपल इनका है रबर। फिर प्यूमिक स्टोन, प्यूमिस स्टोन, ये हमें स्नान करते वक्त प्यूमिक स्टोन के काम आते हैं, हमारे बॉडी को क्लीन करने के लिए, तो ये प्यूमिक स्टोन भी है। फिर है लिक्विड में गैस मिला गया है, इसे कहते हैं फोम। फॉर एग्जांपल विप्ड क्रीम, जो क्रीम हम लोग केक बनाने में यूज़ करते हैं, वो क्रीम एक्चुअली लिक्विड है, लेकिन उनके बीच बीच में गैस के पार्टिकल्स ट्रैप्ड है, बंधे हुए हैं, इसलिए वो है विप्ड क्रीम। फिर सोप लेदर, जो फ़ैन होता है हमारे हाथों में हैंड वॉश करते वक्त या स्नान करते वक्त, जो भी फ़ैन आता है वो बिकॉज ऑफ ये है, फोम है, उसे हम कहते हैं वो है लिक्विड में गैस डिजॉल्व है। एक चीज़ आपने देखा यहाँ पर कि गैस गैस नहीं लिखा गया है, इसलिए नहीं लिखा गया गैस गैस, क्योंकि गैस गैस मिलकर कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाते। जब भी हम गैस गैस मिलाएंगे तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे। इट विल ऑलवेज गिव व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन? इट विल गिव ट्रू सॉल्यूशन, जो कैसे होंगे? होमोजीनियस होंगे। इसलिए गैस और गैस मिलकर कभी भी कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाते, इसलिए ही 8 वेराइटीज़ यहाँ पर लिखे गए हैं।
9th नंबर वैरायटी एग्जिस्ट नहीं करता इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। क्यों नहीं करता? क्योंकि गैस गैस मिलकर हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यहाँ पर दो गैस मैंने मिलाया तो यहाँ पर कोई एक गैस की क्वांटिटी ज़्यादा है, यहाँ पर गैस की क्वांटिटी कम है। ये खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली पूरे इस जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे इवनली। फिर दूसरे गैस भी मैं डालूंगा, वो भी इस जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे इवनली। तीसरा डालूंगा, वो भी ऑक्यूपाई कर लेंगे इवनली। देयरफॉर मुझे हेट्रोजीनियस मिक्सचर कभी नहीं मिलेगा। मुझे गैस के केस में हर समय होमोजीनियस मिक्सचर मिलेगा, देयरफॉर गैस के केस में हर समय ट्रू सॉल्यूशन मिलेगा, देयरफॉर कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइड कभी नहीं मिलेगा। तो ये एक रीज़न है, इंपॉर्टेंट है कि गैस गैस कभी भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट वेराइटी पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। उसके पहले ये देख लेते हैं कि अगर कोई भी ये जो हम लिक्विड लिख रहे हैं ना, यहाँ पर डिस्पर्सन फेज के लिए यहाँ पर भी लिक्विड लिखा गया, यहाँ पर भी डिस्पर्सन मीडियम के लिए लिक्विड लिखा गया। तो जब जब हमारा डिस्पर्सन मीडियम वो लिक्विड मतलब वाटर होगा, तो मैं लिखता हूँ इफ़ डिस्पर्सन मीडियम इज वाटर, तो उस टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइड्रोसोल, ओके, या एक्वासोल। अगर हमारा डिस्पर्सन मीडियम अल्कोहल है तो उसे हम कहते हैं एल्कोसोल। अगर हमारा डिस्पर्सन मीडियम बेंजीन है तो उसे हम कहते हैं बेंजोसोल। तो ये बातें हमें ध्यान रखने हैं, छोटे छोटे एमसीक्यू के लिए ये आ सकते हैं बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द केस जो हमारे बायोलॉजिकल कोलाइडल सॉल्यूशंस है, जैसे कि अगर हमारे बॉडी में देखें तो प्रोटीन अवेलेबल है, न्यूक्लिक एसिड अवेलेबल है, और सेल के अंदर स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स सारे अवेलेबल होते हैं, वो सब कुछ ये हाइड्रोसोल या एक्वासोल में होते हैं, सब वाटर बेस्ड है। इसलिए तो कहते हैं कि हमारा बॉडी 70-80% वाटर से बना है। ओके, अब क्लासिफिकेशन इफ़ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन देखा जाए तो फिर हमारे पास दो क्लासिफिकेशन है, एक है लायोफिलिक कोलाइड्स और दूसरे है लायोफोबिक कोलाइड्स। लायोफिलिक कोलाइड्स का मतलब ये है कि यहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्सन फेज की बीच में बहुत ग्रेट एफिनिटी है, मतलब बहुत अट्रैक्शन है। तो इस टाइप के जो कोलाइड्स होते हैं काफ़ी स्टेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा ही है कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेस, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। और ये आसानी से कोऑगुलेट नहीं होते। कोऑगुलेट का मतलब है कि ये जितने भी इसमें डिस्पर्सन फेज के जो पार्टिकल्स है वो आपस में एक दूसरे में जुड़कर नीचे जाकर प्रेसिपिटेट होना या डिपोजिट होना कह सकते हैं, सस्पेंड होना कह सकते हैं, या कोऑगुलेट होना कह सकते हैं। नीचे जाकर वो नहीं डिपोजिट होते हैं आसानी से, ये लिक्विड में ही पूरे डिस्पर्स रहते हैं। और ये रिवर्सिबल सोल भी है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं इस सॉल्यूशन से जो सॉल्वेंट है, मतलब कहने का ये मतलब है कि सॉल्यूशन, इस कोलाइडल सॉल्यूशन में से अगर मैं डिस्पर्सन मीडियम को एवापोरेट कर दूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फेविकॉल का या ऐसा एक गम का एक सॉल्यूशन है, ये इस गम, इसमें क्या है, गम भी है और थोड़ा वाटर भी है, गम और वाटर है। अगर मैं इसे खुला छोड़ दूंगा तो बहुत सी लाजमी है कि यहाँ से जो वाटर है वो एवापोरेट होकर चला जाएंगे, सिर्फ नीचे एक थिक लेयर ऑफ गम रह जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें बाद में वाटर डालूंगा और फिर से इसे स्टीर करूंगा तो फिर से ये एक गम का सॉल्यूशन बन जाएगा और ये इफेक्टिव रहेगा, फिर से गम वाला एडेसिव वाले सारे काम ये करेंगे। तो इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल सोल, कि अगर इसमें से मैं इनका डिस्पर्सन मीडियम को हटा दूं या एवापोरेट कर दूं तो डिस्पर्स्ड फेज इनमें रह जाएंगे। इस डिस्पर्स फेज में अगर फिर से मैं डिस्पर्सन मीडियम मिलाऊंगा तो ये फिर से एक कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएंगे, इसलिए इनका नाम है रिवर्सिबल। ओके, और ये अगर ये वाटर का सॉल्यूशन है, मतलब कि डिस्पर्सन मीडियम हमारा वाटर है, तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। ओके, और एग्जाम्पल क्या है इनका, गम है, जेलेटिन है, स्टार्च है, रबर है, ये सारे ही मिलकर क्या बनाते हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स बनाते हैं। वाटर के संग इनका अच्छा एफिनिटी है और ये रिवर्सिबल भी है, जल्दी कोगुलेट भी नहीं होते।
इसे बनाना भी आसान है और ये काफ़ी स्टेबल होते हैं। ये सारी बातें हमने लायोफिलिक सॉल्यूशंस कोलाइडर सॉल्यूशन के बारे में जान ली। अब आते हैं लायोफोबिक कोलाइडर सॉल्यूशन। ये फिलिक के मतलब ही होते हैं कि यहाँ पर लव है, अट्रैक्शन है या एफिनिटी है कह सकते हैं। फोबिक का मतलब है कि हेट है या डर है कह सकते हैं। नो एफिनिटी, कोई भी यहाँ पर अट्रैक्शन नहीं है। किसके बीच में? बिटवीन द डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्सन मीडियम इज इक्विवेलेंट टू सॉल्वेंट एंड डिस्पर्स फेज इज इक्विवेलेंट टू सॉल्यूट। इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं है तो कैसा होगा? ये सॉल्यूशन लेस स्टेबल होंगे और इससे इस सॉल्यूशन एक्चुअली वो सॉल्यूशन बन ही नहीं रहा होगा। क्या होगा? जैसे वाटर और ऑयल को अगर मैं मिलाऊँ तो यहाँ वाटर यहाँ ऑयल, ये ऊपर में ऑयल है इतना और ये नीचे वाटर है, ऐसे रह जाएंगे। तो ये लेस स्टेबल भी है और अगर मैं ये सॉल्यूशन तैयार भी नहीं होता। इसे बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट अलग से इसमें कोई स्पेशल एजेंट डालना पड़ता है जो इसे और इसे आपस में कॉम्बाइन करे, मिला कर रखे। जैसे कि हमारा मिल्क जो है वो एक टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन है लिक्विड इन लिक्विड का। कौन से दो लिक्विड है उसमें? एक फैट या ऑयल कह सकते हैं और दूसरा है वाटर। ये दोनों मिलकर मिल्क बनते हैं। तो मिल्क हमारा एक टाइप ऑफ इमल्सन है जो हमने पहले देखा, लिक्विड इन लिक्विड। अब ये कैसे कॉम्बाइन होते हैं? इनमें एक स्टेबलाइजिंग एजेंट बाई नेचर होता है नेचुरल सोर्स से ही, वो है केजिन। ये केजिन के कारण ये मिल्क का जो ऑयल है और मिल्क में जो वाटर है वो दोनों एक दूसरे को कॉम्बाइन करके पकड़ के रखते हैं। इसे ही कहते हैं हम स्टेबलाइजिंग एजेंट। ये होना ही चाहिए तभी ये इस टाइप के सॉल्यूशन तैयार होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, वो ऑयल और वाटर अलग अलग रह जाएंगे। तो ये लेस स्टेबल है और नीड स्टेबलाइजिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल केजिन इन मिल्क। साथ ही इनको प्रिपेयर करना, अगर मैं आर्टिफिशियली इस टाइप के सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना चाहूँ तो कुछ स्पेशल मेथड्स है जो हम ऑब्वियसली पढ़ेंगे बाद में। उस सारे मेथड से ही इस टाइप के ऑफ लायोफोबिक कोलाइडर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। जस्ट मैं अगर गम को वाटर से मिला दिया तो एक कोलाइडर सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है यहाँ पर, जो इस केस में है, लायोफिलिक केस में होता है। दूसरे साइड इनमें कोगुलेशन मतलब कि जो डिपॉजिट होते हैं पार्टिकल्स जो नीचे आकर बैठ जाएंगे या जम जाएंगे, या कह सकते हैं कि वो पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, वो प्रोबेबिलिटी इनमें बहुत ज़्यादा है और आसानी से हो सकता है अगर इनमें कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाए। इलेक्ट्रोलाइट मतलब NaCl, HCl, जिसमें भी एक मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो सकते हैं, तो इसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अगर ऐसा कोई इलेक्ट्रोलाइट इनमें मिला दिया जाए तो इनके जो भी पार्टिकल सस्पेंड थे वो भी नीचे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको ये पता है कि अगर मैं मिल्क में सॉल्ट डाल दूँ तो क्या होता है? मिल्क में सॉल्ट डालने से वाटर अलग और मिल्क की जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक ऐसे ऐसे कर नीचे अलग से आ जाते हैं या ऊपर ही फ्लोट करते हैं, लेकिन मिल्क और मिल्क से वाटर अलग हो जाएगा अगर मैं NaCl डालूँ। तो यही है कि वो रेडली कोगुलेट कर जाएंगे ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। या अगर मैं हीट करूँ, इसे एक्सेसिव हीट करूँ या इसे सेक करूँ। सेकिंग मतलब कि अगर मैं मिल्क को बहुत देर तक सेक करता रहूँगा तो इनमें से बटर, घी ये सब बाहर निकल आते हैं, तो वो भी एक तरीका है इसे कोगुलेट करने का। ये इरिवर्सिबल सॉल्यूशन है इन केस अगर किसी तरीके से मिल्क से वाटर निकल कर अलग हो गया। अब मैं जितना भी इनमें वाटर डालकर इसे मिलाने की कोशिश करूँ, अब मिल्क वापस नहीं मिलने वाला, वाटर मिल्क के अंदर अब डिजॉल्व नहीं होने वाला फिर से। तो इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन को हम रिवर्सिबल कहते हैं। एक बार कोगुलेशन हो गया तो फिर से वो सॉल्यूशन नहीं बनेंगे। और हाइड्रोफोबिक कोलाइड किसे कहेंगे? जहाँ पर हमारा डिस्पर्सन मीडियम वाटर होगा उसे हम हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है? गोल्ड सोल का मतलब ऐसा एक सॉल्यूशन, ऐसा एक सोल कोलाइडर सॉल्यूशन जिनमें गोल्ड है हमारा डिस्पर्स्ड फेज। ये डिस्पर्स्ड फेज जो है जो अलग से डाल रहे हैं इनमें वो गोल्ड है। वैसा सिल्वर फेज में कोलाइडल सॉल्यूशन भी होते हैं, सिल्वर सोल, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड ये भी एक है और ये आर्सेनिक सल्फाइड ये भी एक है। तो ये हमारे 3-4 एग्जाम्पल्स हैं इनके। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसे भी एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो हमारे पास अभी ये डिफरेंस है लायोफिलिक सोल और लायोफोबिक सोल के बीच में। ये पहला कह रहे हैं कि ये इजली प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग। मैं डायरेक्ट मिक्सिंग करके दो डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज दोनों को डायरेक्टली अगर मैं मिक्स करूं तो ये लायोफिलिक सॉल्यूशन बन सकते हैं। लेकिन लायोफोबिक सॉल्यूशन बनने के लिए स्पेशल मेथड्स आर रिक्वायर्ड। लायोफिलिक सेल्फ स्टेबलाइज्ड है, इनमें कुछ स्टेबलाइजर डालने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि उनके दो मॉलिक्यूल्स जो है डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस के, वो एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए एक स्टेबलाइजर डालकर मुझे उन दोनों को अट्रैक्ट करके कॉम्बाइन करके रखना पड़ता है। पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप एक स्पेशल माइक्रोस्कोप है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी। तो इस अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी ये पार्टिकल इनके नहीं दिखते हैं, लेकिन इनके पार्टिकल्स अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर दिखते हैं। विस्कोसिटी इनका जो होता है लायोफिलिक सॉल्यूशन का, वो डिस्पर्सन मीडियम से ज़्यादा होते हैं, और इनका सेम एज दैट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, क्योंकि ये घुल ही नहीं रहे तो फिर विस्कोसिटी क्या ही बढ़ाएंगे। सरफेस टेंशन इनका लेस देन दैट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, इनका सरफेस टेंशन इज सेम दैट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। यहाँ पर कोगुलेशन मतलब तो मैंने पहले ही कहा कि जैसे वो पार्टिकल्स सारे नीचे आकर डिपॉजिट हो जाएंगे या सस्पेंड हो जाएंगे या प्रिसिपिटेट हो जाएंगे, ये सारे को कोगुलेशन कहते हैं। कोगुलेशन बेसिकली पार्टिकल्स एक दूसरे के संग कॉम्बाइन हो जाते हैं और बड़े बड़े पार्टिकल्स बना लेते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े पार्टिकल्स बना लिए हैं और उनका मास भी ज़्यादा हो गया और वो ग्रेविटी के कारण नीचे आकर डिपॉजिट हो जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं कोगुलेशन। तो यहाँ पर कोगुलेशन होने के लिए मुझे बहुत काफ़ी मात्रा में लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डालने पड़ेंगे, तब जाकर लायोफिलिक सॉल्यूशन में भी कोगुलेशन होगा। लेकिन लायोफोबिक सॉल्यूशन जो है उनमें थोड़े इलेक्ट्रोलाइट डालने पर ही कोगुलेशन मिल जाता है हमें। टिंडल इफेक्ट, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये लायोफिलिक सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है, लायोफोबिक सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट दिखाता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के वैल्यूज़ जो है, इनके लिए लायोफिलिक सॉल्यूशन के लिए काफ़ी हाई वैल्यूज़ आते हैं और लायोफोबिक सॉल्यूशन के लिए बहुत लो वैल्यूज़ आते हैं। और सॉल्वेशन ऑफ द पार्टिकल्स, यहाँ पर जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स किनके पार्टिकल्स, डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स, उनके पार्टिकल्स का सॉल्वेशन मतलब डिस्पर्सन मीडियम के साथ मिलना या डिजॉल्व होना, वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि यहाँ पर एफिनिटी है दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेस की, इसलिए यहाँ पर एक्चुअली सॉल्वेशन होता है। और यहाँ पर सॉल्वेशन नहीं होता, पार्टिकल्स अलग अलग ही रहते हैं। हम कुछ एक स्टेबलाइजर देकर, ऐसा स्टेबलाइजर समझिए एक ऐसा चीज़ है जो दोनों को बांध कर रख रहा है, दोनों को कंबाइन करके रख रहा है। वो एक स्टेबलाइजर ऐसा है जो इसके साथ भी जुड़ सकता है, इसके साथ भी जुड़ सकता है, डिस्पर्सन मीडियम के साथ भी जुड़ सकता है और डिस्पर्सन फेस के साथ भी जुड़ सकता है। तो वो दोनों के संग जुड़ गए, तो मुझे लग रहा है कि वो एक दूसरे के साथ कॉम्बाइन है, लेकिन एक्चुअली कॉम्बाइन नहीं है। तो यहाँ पर नो सॉल्वेशन ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पर एक्चुअली वो दोनों कॉम्बाइन हो जाते हैं, तो सॉल्वेशन ऑफ पार्टिकल्स है। तो इतने हमने डिफरेंस यहाँ पर देख लिया। अब हम क्लासिफिकेशन फिर से देखेंगे कोलाइडल सॉल्यूशंस का, लेकिन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बेस्ड में हमने 3 टाइप देखे थे। एक था हमारा मल्टी मॉलिक्यूलर, जहाँ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, जिनका साइज एटलीस्ट 1 से 1000 नैनोमीटर तक का हो, तब जाकर जो सॉल्यूशन बनेंगे उसे हम कहेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन। और जो मैक्रो मॉलिक्यूलर होंगे, उनमें एक एक मॉलिक्यूल का ही साइज़ काफ़ी बड़ा होगा, जैसे कि स्टार्च है, सेलुलोज है, प्रोटीन है, एंजाइम है, इन सारे नेचुरल मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़े बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल। इन मॉलिक्यूल्स का जब कोलाइडल सॉल्यूशन बनेंगे तो इसे हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन। तो वो भी देख लेते हैं अभी एक बार। तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया, मल्टी मॉलिक्यूलर ऑन डिसोल्यूशन मतलब डिजॉल्व होने पर a large number of atoms या small molecules aggregate together to form species of size 1 to 1000 नैनोमीटर। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो है वो मिलकर एक बड़ा स्पीसीज, बड़े पार्टिकल्स बनाते हैं, जिनका रेंज इस 1 से 1000 नैनोमीटर के भीतर है। इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल है इनका गोल्ड सोल या सल्फर के सोल। तो जब ये सॉल्यूशंस बनाते हैं तो गोल्ड के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़े पार्टिकल बनाते हैं, तब जाकर ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। सिल्वर का भी ऐसे ही है, सिल्वर में 8 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, इसलिए इसे S8 भी कहते हैं। तो 8 मॉलिक्यूल सिल्वर के जुड़कर एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, वो उनका फिर सोल बनता है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल खुद ही बड़े होते हैं, जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद में ही बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है। जैसे कि एग्जाम्पल है पॉलीमर्स के, बायोमॉलिक्यूल्स के। पॉलीमर्स हमने पढ़ा है, पॉलीमर्स मतलब जैसे पॉलीथीन,
इथिलीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो वो पॉली इथिलीन बन जाते हैं, उसे हम पॉलीमर कहते हैं। पॉलीस्टाइरीन, तो स्टाइरीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल जब जुड़ जाते हैं तो पॉलीस्टाइरीन बन जाते हैं। तो ये सब पॉलीमर्स है हमारे। और साथ में बायोमॉलिक्यूल्स, तो ये स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं। इनके भी साइज़ 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में ही होते हैं। तो इनका जो सॉल्यूशन बनेगा इन सूटेबल डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम कुछ भी हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, वाटर हो सकता है। तो जैसे भी सूटेबल डिस्पर्सन मीडियम में इनका कोलाइडल पार्टिकल्स डिजॉल्व हो और जो सॉल्यूशन बनेंगे उसे हम कहेंगे मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। कुछ नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स के एग्जांपल्स है यहाँ पर जैसे लिखा है स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड भी है। और मैन मेड मैक्रोमोलिक्यूल्स वो क्या क्या है, जैसे पॉलीइथिलीन, नाइलॉन, पॉलीस्टाइरीन और सिंथेटिक रबर, ये सारे मैन मेड है। तो ये 2 वैरायटी हमने पढ़ा टाइप ऑफ पार्टिकल्स की बेसिस पर। एक और वैरायटी है टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे, जिसे हम कहते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स। ये एक स्पेशल टाइप है। एसोसिएटेड मतलब जुड़कर बनने वाले, लेकिन क्या चीज़ को जुड़कर बनने वाले वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इनका स्पेशलिटी क्या है कि जब ये लो कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं, मतलब कि जब इनकी क्वांटिटी, मतलब कि अगर मैं एक डिस्पर्सन मीडियम में, ये हमारा डिस्पर्सन मीडियम है, डिस्पर्सन मीडियम में मैं डिस्पर्स्ड फेज ऐड करूँगा, डीपी डिस्पर्स फेज ऐड करूँगा। अगर ये डिस्पर्स फेज बहुत कम क्वांटिटी में ऐड किया हूँ तो हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो होगा। तो ऐसे लो कॉन्सेंट्रेशन वाले कोलाइडल सॉल्यूशन में ये जो सॉल्यूशन बनता है, इसे डालकर ये सॉल्यूशन उस वक्त एक नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करते हैं। क्या करते हैं? नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कि इसमें उस वक्त कोलाइडल सॉल्यूशन के कोई नेचर अवेलेबल नहीं है। जैसे कि मैं अगर एक वाटर में मैं सॉल्ट डालूँ तो वो इलेक्ट्रोलाइट हो जाते हैं ना, पानी में जाकर वो Na+ और Cl- ऐसे बन जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट हो जाते हैं। वैसे ही अगर मैं स्मॉल क्वांटिटी में इस टाइप के डिस्पर्सन फेज को डालूंगा तो वो जाकर इलेक्ट्रोलाइट बनेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्मॉल क्वांटिटी में। अभी यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन के कोई नेचर नहीं है, ये नॉर्मल हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कह सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन है। लेकिन जब हाई कॉन्सेंट्रेशन करूँगा इसका और ज़्यादा क्वांटिटी में मैं डीपी मतलब डिस्पर्स्ड फेज जो भी है वो डाल रहा हूँ इनमें, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन होने पर तब जाकर ये कोलाइडल बिहेवियर शो करने लगता है। उस वक्त ये कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएंगे। लिख सकता हूँ कोलाइडल सॉल्यूशन एट हाई कॉन्सेंट्रेशन। एक तो पर्टिकुलर एक कॉन्सेंट्रेशन है जहाँ पर जाने के बाद क्या होंगे, ये जितने भी पार्टिकल्स मैं ऐड कर रहा था ये डीपी के, वो जाकर एक दूसरे के संग जुड़ जाएंगे, इसलिए इनका नाम है एसोसिएटेड। दिस पार्टिकल्स एक्चुअली एसोसिएट, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में ये एसोसिएट होने लगेंगे और उसके बाद ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। इनिशियली इनके पार्टिकल्स के साइज़ जो है लो कॉन्सेंट्रेशन में छोटे होते हैं, इसलिए ये उस वक्त सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसा काम करते हैं। कोई भी कोलाइडल पार्टिकल्स इतने बड़े जो 10⁻1 to 1000 नैनोमीटर में रेंज करे ऐसा नहीं है। लेकिन जब इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया जाए तो ये जो डिस्पर्स्ड फेज है वो एक दूसरे से जुड़ कर एक ऐसे स्ट्रक्चर बना देते हैं जिनका साइज़ फिर 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में ही रहते हैं, और उस वक्त ये कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाते हैं। जिस कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर जाने पर मुझे ये कोलाइडल सॉल्यूशन के बिहेवियर दिखने लगेंगे, उसे हम कहते हैं CMC। इसका मतलब है क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन। अब ये मिसल क्या होता है? ये मिसल ही है वो जब जुड़कर ये इनके पार्टिकल्स जब जुड़कर एक बड़े पार्टिकल बनाते हैं, उस बड़े पार्टिकल को हम कहते हैं मिसल। तो हमें एक कोलाइडल सॉल्यूशन में यहाँ पर ही हमें मिसल्स देखने को मिलेंगे। मिसल्स क्या है अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। और एक टेम्परेचर भी है जिस टेम्परेचर में मुझे ये कोलाइडल सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। अगर मैं इसे हीट कर दूंगा तो हो सकता है इसके जो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो बिहेवियर है वो फिर से ख़त्म हो जाए। तो मुझे
पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए उसके ऊपर ही मुझे ये मिसल्स देखने को मिलते हैं, उसके उस टेम्परेचर से नीचे मुझे मिसल्स देखने को नहीं मिलते। उसे कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर है टेम्परेचर एबव विच मिसल्स टेक प्लेस, मिसल फॉर्मेशन टेक प्लेस। उसे कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। और CMC मतलब क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन, ये है कॉन्सेंट्रेशन एबव विच मिसल फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो जिस कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर मिसल फॉर्मेशन होगा उसे हम कहते हैं क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन, और जिस टेम्परेचर से ऊपर मिसल फॉर्मेशन होगा उसे हम कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद अब देखते हैं कि एक्चुअली इनमें होता क्या है। साथ में थोड़ा और ये भी देख लेते हैं कि जब इसे मैं फिर से डाइल्यूट कर दूंगा, जैसे कि इनिशियली मैंने क्या कहा कि यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा डाल रहा हूँ डिस्पर्स फेज, तो ये हमारा डिस्पर्स मीडियम है। हमें क्या मिल रहा है, एक इलेक्ट्रोलाइट के जैसा काम कर रहा है। ये कोलाइडर सॉल्यूशन नहीं है, ये जस्ट हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसा काम कर रहा है। एक पॉजिटिव रहेंगे इनके अंदर, नेगेटिव पार्टिकल्स ऐसे रहेंगे। जब मैं इनका कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ाऊंगा तब जाकर ये कोलाइडल सॉल्यूशन के जैसा काम करने लगेंगे। बहुत सारा डाल दिया, तो जो जिनका कॉन्सेंट्रेशन CMC से ऊपर हो जाएगा, क्राफ्ट टेम्परेचर जो है वो भी हमारा नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो क्राफ्ट टेम्परेचर से ऊपर होगा। जो सॉल्यूशन के टेम्परेचर क्राफ्ट टेम्परेचर से ऊपर होंगे तो हमें एक कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा। मैं फिर से अगर इसमें डिस्पर्स्ड फेज और ऐड कर दूँ, सॉरी डिस्पर्स मीडियम और ऐड कर दूँ, डिस्पर्स फेज तो पहले से ऐड किया है, और डिस्पर्स मीडियम ऐड कर दूँ, तो ये सॉल्यूशन फिर से इनका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा सॉल्यूशन का, तब ये जाकर फिर से रिटर्न हो जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट में। मतलब कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में ही ये कोलाइडल सॉल्यूशन जैसा बिहेव करेंगे। अगर कॉन्सेंट्रेशन फिर से कम कर दिया जाए तो ये फिर से नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसा बिहेव करने लगेंगे। ये एक बात है। और इस टाइप के कोलाइड्स में दो पार्ट होते हैं, एक लायोफिलिक और एक लायोफोबिक, दोनों पार्ट्स होते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा था, एक सॉल्यूशन बन रहा है जिनमें लायोफिलिक सॉल्यूशन है, मतलब कि एफिनिटी है, डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्स फेज दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। एक है लायोफोबिक जिनमें अट्रैक्शन नहीं है। इनके केस में दोनों ही अवेलेबल है, लायोफिलिक भी अवेलेबल है, लायोफोबिक भी अवेलेबल है। मतलब कि एक साइड अट्रैक्शन हो भी रहा है, दूसरे साइड अट्रैक्शन नहीं भी हो रहा है। बड़ा अजीब सा लग रहा है ना सुनने में, लेकिन अभी थोड़ी देर में जब देखेंगे तो अच्छा भी लगेगा। एग्जाम्पल है इनका, सुनकर ही आपको समझ आने लगेगा, सोप और डिटर्जेंट। इनका CMC का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो होना चाहिए 10⁻⁴ टू 10⁻³ मोल पर लीटर। अब डिटेल में आते हैं। अगर हमारे पास वाटर है, ठीक है, इस वाटर में मैंने सोप मिलाया, डिटर्जेंट नहीं लिखना अच्छा है, वाटर में डिटर्जेंट मिलाते हैं, मैंने डिटर्जेंट मिलाया। अगर ये डिटर्जेंट जो मैंने मिलाया इनका कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁴ से 10⁻³ से भी कम है, इससे भी कम कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट बनेंगे। मतलब कि हमारे वाटर में जैसे NaCl मिलाने पर होता है ना, वैसे ही वाटर के अंदर एक पॉजिटिव पार्ट एक नेगेटिव पार्ट ऐसा अवेलेबल रहेगा, बस एक इलेक्ट्रोलाइट बनेंगे। ये कोई कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। ओके। अगर मैं और डिटर्जेंट डालूंगा जिनका जब कॉन्सेंट्रेशन इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, तब डिटर्जेंट के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के संग जुड़कर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाने लगेंगे, ठीक है, और वो बनाकर कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। अब ये भी कैसे हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रोलाइट से बन रहे हैं, यहाँ पर वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने लग रहे हैं, इसे भी समझना है ऑब्वियसली। और थोड़े डिटेल में जाते हैं कि एक सोप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सोप या डिटर्जेंट, उसमें होता क्या है। तो अगर नॉर्मल सोप को देखूँ मैं, तो सोप बने होते हैं सोडियम स्टायरेट से, सोडियम स्टेरेट से। ये सोडियम स्टेरेट का क्या फॉर्मूला है, CH3
CH2 16 COO माइनस Na प्लस। इसे हम कहते हैं, ये सोप है, सोप जो बार सोप होता है ना, टिकिया, इसे हम कहते हैं सोडियम स्टेरेट। इनका फॉर्मूला है CH3 CH2 16 COO माइनस Na। ये है क्या एक्चुअली, ये एक सॉल्ट ऑफ सोडियम, सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। ये हर एक टर्म का यहाँ मतलब है। देखिए, अगर मैं एक ऐसे नॉर्मल बात करूँ, CH3 CH2 COOH, इसे हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये COOH है, ये एक एसिडिक मतलब एसिड है जिसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ये एक पार्ट है जो एल्केन है, यहाँ पे एल्काइल है, लेकिन है क्या, ये एक फैट का पार्ट है, ये एक टाइप ऑफ फैट है। अब ये चेन जितने बड़े होंगे, ये फैटीनेस इस मॉलिक्यूल के उतने ज़्यादा होने लगेंगे, और ये हमारा एसिडिक पार्ट है मॉलिक्यूल के। एसिड क्यों है, क्योंकि ये हाइड्रोजन वो रिलीज़ कर सकते हैं, तो जो पार्ट हाइड्रोजन रिलीज़ कर सकता है उसे एसिड कहते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये फैट है, दोनों को मिलाकर हम कहते हैं फैटी एसिड। क्यों, ये है फैटी पोर्शन, ये है एसिड पोर्शन, फैटी एसिड। अब ये हायर फैटी एसिड मतलब यहाँ तो सिर्फ 2 कार्बन थे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 16 और एक 7 मतलब 17 कार्बन है, मतलब बहुत लंबा चेन है एक कार्बन का, और फिर साइड में एक एसिड है, तो इसलिए यहाँ पर हायर वर्ड यूज़ किया गया, हायर फैटी एसिड। ये हायर मतलब बहुत लंबा एक आर होगा, मतलब एल्काइल ग्रुप होंगे जिसे हम फैटी कहते हैं, और फिर वो एसिड होगा मतलब COOH वाला पोर्शन। अब एसिड तो नहीं है, सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ दिस एसिड है, तो हमारा एसिड जैसे HCl एसिड है, और अगर मैं कहूँ कि सोडियम सॉल्ट ऑफ दिस HCl, मतलब कि H हट जाएगा और सोडियम आकर उसकी जगह ले रहे HCl हो गया। वैसे ही अगर ये पूरे एसिड में से अगर ये सॉल्ट बना दूँ इसका, तो ये हमारा ये हाइड्रोजन हट जाता है यहाँ से और उसके जगह Na आ जाता है, तो ये हो गया सॉल्ट। जैसे ये एसिड के H हट कर Na आ गया, तो ये हो गया सॉल्ट। वैसे ये था हमारा एसिड, H हटकर Na आ गया, तो ये बन गया सॉल्ट। तो हमने लिया है सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, यही हमारा सोप जिसे हम कहते हैं सोडियम स्टेरेट। अब इसे अगर मैं थोड़ा डिटेल में ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो देखिए कैसा दिखेगा ये। तो ये ऐसे दिखेंगे, मैंने जो बनाया है ये है एक मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम स्टेरेट। ये कैसा है, जिसमें 1 कार्बन और यहाँ 16 कार्बन, टोटल 17 कार्बन है। तो वो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कार्बन हमने बना दिए। फिर एक ये कार्बन है, ये वाला कार्बन जिसके साथ डबल O और Na है, तो ये कार्बन के संग एक O है, एक यहाँ O है और Na है, तो ये मैंने पूरा बना दिया सोडियम स्टेरेट। यहाँ पर एक पॉजिटिव पार्ट है जो छोटा सा Na है, और इतना बड़ा एक नेगेटिव पार्ट है। अगर जैसे यहाँ पर हमारा NaCl है, एक सॉल्ट है, इसे अगर मैं वाटर में डालूंगा तो ये ब्रेक हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में, तभी तो ये इलेक्ट्रोलाइट के जैसे काम कर रहे हैं। वैसे ही अगर मैं इस सोडियम स्टेरेट को वाटर में डालूंगा तो ये भी ब्रेक हो जाएंगे। इन 2 पार्ट बनेगा, एक है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये एक कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, ये एक नेगेटिव पार्ट है, और ये Na प्लस एक पॉजिटिव पार्ट है। तो ये हो गया हमारा एक एनायन नेगेटिव वाला, और ये है कैटायन। अगर कम कॉन्सेंट्रेशन में मैं सोप को वाटर में डालूंगा, कम मतलब कितना कम, CMC से बिलो, इससे कम कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं सोप को वाटर में डालूंगा तो हमें Na यहाँ मिलेगा पानी के अंदर, और ये नेगेटिव वाला पार्ट है ये यहाँ मिलेगा वाटर के सरफेस पे ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइट, Na अंदर और नेगेटिव वाले पार्ट वाटर के सरफेस पे। अब आप कहेंगे ये वाटर के सरफेस पे क्यों, उनका भी जस्टिफिकेशन है। देखिए सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि ये जो लंबा सा हाइड्रोकार्बन होते हैं नॉर्मली वो फैट होते हैं एक टाइप, और वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। हाइड्रोकार्बन किस में डिजॉल्व होते हैं, अच्छे से डिजॉल्व होते हैं ईथर में, बेंजीन में, अल्कोहल में। तो हाइड्रोकार्बन हमारे वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, तो ये फैटी पोर्शन है, यही है जो फैट है, ऑयल यहाँ कह सकते हैं।
और ये जो पोर्शन है ये आयनिक पोर्शन है, मतलब यहाँ पर एक आयन भी है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं, ये वाले पोर्शन को मैं यहाँ पर फिर से अगर इसे कॉपी करके दिखाऊं, अब मैं इस एनायन के भीतर ही, ये जो एनायन मैंने ऊपर ड्रॉ किया है ना, इस एनायन के भीतर ही मैं अलग अलग पार्ट बना रहा हूँ। कैटायन पोर्शन जो है Na+ वो अलग हो चुका है ऑलरेडी, अब सिर्फ एनायन है। इस एनायन का भी दो पार्ट है, एक पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, जिसे मैं कह रहा हूँ नॉन पोलर टेल, मतलब एक पूंछ की जैसा है, एक टेल के जैसा है। और ये वाला जो पार्ट है इसे मैं, ये वाला जो पार्ट है इसे मैं कह रहा हूँ पोलर आयोनिक हेड। तो ये एक एनायन है जिनका स्ट्रक्चर ऐसा है। ये इतना बड़ा जो पूंछ है ये है एक्चुअली नॉन पोलर टेल, ये नॉन पोलर है, ये हाइड्रोकार्बन है, ये ऑयली है, ये वाटर से दुश्मनी है इसका, इसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। ये ऐसा टेल है इस एनायन का, ये पूरा एनायन है, ये याद रखना है। इनके सर पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और ये पूरा ऐसा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वही मैं यहाँ पे बना दिया। ये जो सर्कल है वो ये सर्कल है, और ये जो इतना बड़ा जिगजैग है 17 कार्बन यहाँ पर, वो मैंने यहाँ पे ऐसे बनाए। अब ये 17 कार्बन वाले जो पोर्शन है ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन है, इनको वाटर से दुश्मनी है। ये फैटी पोर्शन है, ये वाटर के संग घुलते नहीं है। ये जो आयन है, वाटर भी तो खुद में एक पोलर सॉल्वेंट है, वाटर में भी प्लस और माइनस बन जाता है बहुत ईजिली, तो इसमें भी आयन है, वाटर में भी आयन है। तो ये पोर्शन जो है ये वाटर के संग इनको बहुत अट्रैक्शन है, इसे हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक हेड। तो हमने अब एनायन की ही बात करें, कैटायन तो अलग हो गया, ये Na पानी के भीतर है। एनायन की जब मैं बात करूँ तो एनायन का देखिए ये गोल गोल जो मैंने बनाया है ये है इनका हाइड्रोफिलिक हेड। ये सर वाला पोर्शन पानी के अंदर है, क्योंकि ये वाटर के संग इनका हाइड्रोफिलिक है, मतलब अट्रैक्शन है, इसलिए वाटर के अंदर है। और ये जो टेल वाला पोर्शन है ये वाटर के संग इनका, मतलब वाटर से ये भागते हैं, हाइड्रोफोबिक है। तो ये टेल वाला पोर्शन वाटर से ऊपर ऐसे हवा में। तो ये एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बनकर बैठा है लो कॉन्सेंट्रेशन में। जब मैं बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में CMC से भी नीचे की कॉन्सेंट्रेशन में अगर मैं वाटर में डिटर्जेंट या सोप मिलाऊंगा तो वो ऐसा होगा, सिर्फ सरफेस पे एक हल्का सा लेयर बनेगा ऑफ हाइड्रोफिलिक हेड वाटर के अंदर एंड हाइड्रोफोबिक टेल वाटर के ऊपर एट द सरफेस, और भीतर में Na है हमारा। ये हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये कोई कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए यहाँ कहा गया कि बिलो ये लो कॉन्सेंट्रेशन में इट एक्ट्स एज ए नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसा काम करते हैं। जब हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएंगे और उस वक्त मिसल्स बनेगा। अब ये मिसल्स क्या होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे बन जाएंगे, वही देखना है कि जब कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएंगे तो क्या हर मॉलिक्यूल को ये स्कोप मिलेगा कि वो वाटर के सरफेस पे ही आकर ऐसे बैठे। अभी बहुत सारे मॉलिक्यूल हो गए, अब वो वाटर का सरफेस पूरा भर चुका है, वहाँ पे उनको स्कोप नहीं है ऐसे बैठने का। लेकिन वो इनका जो ये पूंछ है, ये जो टेल पोर्शन है, वो वाटर के संग में रहना भी नहीं चाहता है। तो इनको क्या उपाय है, देखिए इनका ये उपाय है कि अब वो ऐसा एक शेप बनाएंगे। ये मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ कि जितना भी हेड पोर्शन है वो बाहर की तरफ, जितने भी टेल पोर्शन है वो अंदर की तरफ। तो ऐसे क्या हो रहा है, ऑयल तो रहना चाहते हैं ना एक साथ। तो ये जो पोर्शन है ये तो ऑयल है, ये तो फैट है, इसलिए तो यहाँ पर मैं लिखा था ये फैट है, एल्काइल ग्रुप जो है ये फैट है। तो फैट तो एक साथ रहना चाहते हैं ना, तो सारे फैट वाले ऐसे एक साथ आ जाएंगे घूमकर, और जितने भी आयंस है वो वाले पार्ट बाहर। अब आयंस को तो वाटर से एफिनिटी है, प्यार है, तो वो वाटर जब पूरे बाहर में वाटर है तो ये आयंस वाले पोर्शन वाटर के साथ मिलकर है, और फैट वाले पोर्शन जिसे वाटर से दुश्मनी है वो उनको फैट से भी प्यार है, तो फैट वाले एक साथ अंदर आ गए और वाटर वाले प्यार वाले सारे बाहर आ गए।
ऐसा एक स्ट्रक्चर बन गया। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मिसल्स। तो ये इतना बड़ा अब क्या होगा, पहले छोटे छोटे थे, इतने छोटे छोटे आयंस थे, ऐसे ऊपर में रहते थे एक एक गोल गोल ऐसे। अब क्या होगा, इतने सारे आयंस एक साथ मिलकर इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना दिए। इसके अंदर कम से कम 100 आयंस तो होंगे ही, एनायंस एक साथ, इतने बड़े का आयन बन गया। अब ये क्या कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इनका साइज अब 1 से 1000 नैनोमीटर के रेडियस के रेंज में आ गया है। जैसे ये आ गया, अब ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। देयरफॉर जब CMC से ऊपर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। अब और ये सारे पार्टिकल्स अब ऐसे सरफेस पे नहीं रहेंगे, क्योंकि अब इनको तो आज़ादी है। अब ये वाटर के अंदर रहेंगे तो बाहर वाला सरफेस जो है वो वाटर से प्यार है, और अंदर वाले सरफेस वो वाटर से दुश्मनी है, तो वो वाटर से अलग ही एक तरीके से। तो वो अब वाटर के अंदर भी रह सकते हैं ऐसे कोलाइडल पार्टिकल्स बनाकर, जिसे हम एक्चुअली मिसल्स कहते हैं। तो ये हो गया हाई कॉन्सेंट्रेशन का काम। तो आप देख सकते हैं कैसे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में ही ये हमारा सोप एक बार इलेक्ट्रोलाइट बना सकते हैं और एक बार हाई कॉन्सेंट्रेशन में आकर कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। एसोसिएटेड कोलाइड्स इसी के लिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ये पार्टिकल है, ये एनायन है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, सॉरी नॉट छोटे, ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ये एनायंस है, यही एसोसिएट होकर इतने बड़े मिसल्स बना रहे हैं, या कह सकते हैं कोलाइडल पार्टिकल बना रहे हैं, इसलिए इनका नाम एसोसिएटेड कोलाइड्स है। ओके, अब इस एसोसिएटेड कोलाइड्स का हमने सब कुछ पढ़ लिया। ये पोर्शन जो है वो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है, ये अंदर वाले जो टेल है ये सारे हाइड्रोफोबिक पोर्शन है। ये डिटर्जेंट या इसमें सोप में हम ऐसा देखते हैं। इनका क्लीनिंग एक्शन क्या है, कैसे ये कपड़े को साफ़ करते हैं, या कोई भी यूटेंसिल हो वहाँ भी ऑयल लगा है, कपड़े है उस पर ग्रीस लगा है, कैसे ये उसे साफ़ करते हैं, इनका क्लीनिंग एक्शन कैसा है उसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो सीधी सी बात है, ये सरफेस है, चाहे फैब्रिक का सरफेस हो या यूटेंसिल की सरफेस हो, इस पर ग्रीस है या ऑयल है, कुछ भी समझ सकते हैं। तो जब सोप वाटर, चाहे वो सोप डिटर्जेंट का बना कर लाए हो या सोप का बना कर लाए हो, वो सोप वाटर जब इसके कांटेक्ट में आएंगे तो इनके ऊपर ये कौन सा पोर्शन है, हाइड्रोफिलिक पोर्शन है। उनको तो ऑयल से प्यार नहीं है तो वो इसमें नहीं आना चाहेंगे, लेकिन इनका जो पूंछ है, जो टेल है, वो तो हाइड्रोफोबिक है, वो ऑयली है, तो ऑयल से तो चिपक सकते हैं। तो ये लो, ऑयल से चिपक गए। और जो वो ऊपर वाला सरफेस है हाइड्रोफोबिक, वो वाटर में ही अभी भी है। अब ये ऐसा चिपक कर जब वाटर और आएगा तो यहाँ से इसे उखाड़ कर निकाल देंगे। कैसा होगा, उस वक्त ये सरफेस को छोड़ देंगे और ये हमारा ऑयल है बीच में, ये सच में जो ग्रीस पार्टिकल था वो ये है। इस ग्रीस पार्टिकल के चारों तरफ ऐसे हमारा हाइड्रोफिलिक पोर्शन है जिसे वाटर से प्यार है, और इनका जो पूंछ है उनको तो ग्रीस से प्यार है, तो वो ग्रीस को पकड़ के रखें। अब ये बन गया हमारा एक पार्टिकल। ये ऊपर क्या है, ये जितने भी सर्कल मैं बना रहा हूँ ये सब नेगेटिव चार्ज है। ये था ना, ये सर्कल नेगेटिव चार्ज, वैसे ये सब सारी सर्कल, यहाँ भी सारी सर्कल नेगेटिव चार्ज है ऐसे। तो यहाँ भी एक बन गया हमारा ऐसे सारे नेगेटिव चार्ज वाले एक सर्कल, जिसके भीतर एक ये है हमारे पास हाइड्रोफोबिक पोर्शन है, जिससे वाटर से दुश्मनी है लेकिन फैट से प्यार है, तो उन्होंने इस फैट को अपने साथ रख लिया। अब ये ऐसे ही वाटर में घूम रहे हैं। अब हमारा वाटर डर्टी हो गया, कपड़े में से गंदगी निकल गई, ग्रीस निकल गई, लेकिन वाटर में अब ऐसे ऐसे करके डर्टी पार्टिकल्स है। ये एक एक पार्टिकल मैंने ऐसे करके दिखाए, इतने बड़े बड़े, जिसके बीच में ऑयल छुपा है यहाँ पर। ठीक है, अब जब मैं इस वाटर को रिंस करूँगा, इसे फेंकूँगा, तो ये सब चले जाएंगे उसके साथ, क्योंकि ये बाहर का जो सरफेस है उसे तो वाटर से प्यार है, वो वाटर के साथ ही रहेगा। तो वाटर जब बकेट से मैं निकाल रहा हूँ तो ये भी निकल के चले जाएंगे। और एक बात आप कह सकते हैं कि ये पार्टिकल के संग नहीं जुड़ेंगे, एक ऐसा और एक और ऐसा होगा ना, दो होंगे। फॉर एग्जांपल एक ही तो सारे ग्रीस के मॉलिक्यूल को उठाकर नहीं ले जा सकते, ऐसे 2-3 मॉलिक्यूल्स, 10,000 बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, नॉट मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स होंगे, ऐसे स्ट्रक्चर होंगे। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ
कॉम्बाइन नहीं होंगे, क्योंकि ये पूरा नेगेटिव है इनके आउटर सरफेस, इनकी भी आउटर सरफेस नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव आपस में कॉम्बाइन नहीं होंगे, इसलिए ये कॉम्बाइन होकर इतने भी बड़े पार्टिकल्स नहीं बनाएंगे कि नीचे जाकर सेडिमेंट हो जाए, नीचे जाकर डिपॉजिट हो जाए। इसलिए जब वाटर को मैं फेंकूंगा तो वो सब साथ में चले जाएंगे, नीचे में ऐसे करके डिपॉजिट नहीं होंगे। लेकिन यही हमने देखा है कि जब हम एक खारे पानी से कपड़े धोते हैं, फॉर एग्जांपल अंडरग्राउंड वाटर से कर रहे हैं जहाँ पर आयरन की मात्रा या वाटर में आयंस बहुत ज़्यादा है, उस वक्त क्या होते हैं कि ये एक दूसरे के साथ, क्योंकि एक दूसरे से कॉम्बाइन हो जाते हैं, क्योंकि आयंस है, आयंस इनको ब्रेक कर देंगे, ये एक दूसरे के साथ कॉम्बाइन हो जाएंगे। उस वक्त ये वाटर का जो क्लीनिंग एक्शन है वो कम हो जाएगा, जो सोप के डिटर्जेंट के क्लीनिंग एक्शन है वो कम हो जाएंगे, वो खुद एक पार्टिकल बनाकर ऐसे नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इसलिए आयरन वाले वाटर में या हार्ड वाटर में कपड़े अच्छे नहीं धुलते हैं। तो ये हमारा क्लीनिंग एक्शन है, ये भी हमने यहाँ पर देख लिया। थैंक यू।